तो आज जो जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अपना प्रमोशन ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ टू सिलेक्शन पोस्ट। ये मास्टर सर्कुलर है और ये इशू हुआ है मास्टर सर्कुलर नंबर 31, डेट है 19/12/19। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट द ऑर्डर रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ टू सिलेक्शन पोस्ट आर कंटेंट इन चैप्टर 2 सेक्शन बी ऑफ IRM 1। मतलब अभी जो प्रमोशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं लिखी हुई है ग्रुप सी स्टाफ की, वो चैप्टर 2 सेक्शन बी IRM फर्स्ट चैप्टर में है और लिखा हुआ है एंड आल्सो इन द नंबर ऑफ ऑफिस सर्कुलर लेटर इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी इसके अलावा भी टाइम टू टाइम अलग अलग लेटर निकाले हैं रेलवे बोर्ड ने, और एक मास्टर सर्कुलर निकाला 31 जो कि 91 में इशू हुआ था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अपडेटेड मास्टर सर्कुलर 31 इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोविजंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इश्यूड ऑन द सब्जेक्ट टाइटल इज एज फॉलोज। मतलब अभी तक जितने भी सर्कुलर निकले हैं उनको शामिल करते हुए अब नया सर्कुलर लेटेस्ट बनाया हुआ है, वो मास्टर सर्कुलर 31 के हिसाब से उसमें ऐड किया हुआ है। ये मैंने बताने का मेन रीजन बता दूं कि इस तरह का जब भी कोई सर्कुलर निकलता है तो ये पहली जो 4-5 लाइन होती है इसमें दो तरह की बातें आती है। एक तो इनकॉर्पोरेट करके आप लेटर निकाल रहे हो, एक होता है कि इन सुपरसेशन ऑफ अर्लियर लेटर्स। ये चीज आप समझना क्या होता है कहने का। इन सुपरसेशन का मतलब होता है कि पुराने सारे लेटर जो नल एंड वॉइड हो गए, अब आपको इसी को देखना, पीछे जाना ही नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मैंने वीडियो निकाला था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसमें इन सुपरसेशन कर दिया था, मतलब पीछे देखना ही नहीं है आपको, उसी को देखना, बस उसी को पढ़ना आपको। यहाँ इन्होंने जो लेटर निकाला, इन्होंने बताया कि जो भी लेटर अभी तक निकले हुए हैं वो 91 में जो निकला था उन लेटर में जो भी अपडेट करना कर दिया, लेकिन सारे लेटर वैलिड है। इसमें कोई चीज छूट गई हो सकता है, इसमें कोई चीज छूट गई हो, वो लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आएगा प्रमोशन नंबर 2। प्रमोशन इंक्लूड्स प्रमोशन फ्रॉम लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड, फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास एंड फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। मतलब प्रमोशन में क्या क्या शामिल है कि एक लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड हो गया, एक क्लास से दूसरी क्लास, जैसे अपन गजिस्ट्रेट में हम जाते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भी जा सकते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर वेलफेयर इंस्पेक्टर में आते हैं, एक ग्रुप चेंज हो रहा है, तो हर तरह के मामले में प्रमोशन होता है। ठीक है, एक एबीसी तो मतलब लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड मतलब एक एबीसी आपकी हो गई, ओएस क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क ओएस बन रहा है। एक क्लास से हाई क्लास का होता है कि ग्रुप सी से ग्रुप भी बन रहा है आदमी, है ना। और ग्रुप में होता है कि स्टेशन मास्टर जैसे हमारे जैसा आदमी जो है डब्ल्यू बन गया, है ना, वो ग्रुप चेंज हो गया। अब अगला है पॉइंट टू डिक्लेरेशन ऑफ पोस्ट एज सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट। द पोस्ट आर डिक्लेयर सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ रेलवे बोर्ड। मतलब सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन जो होती है वो डिक्लेयर कौन करता है? रेलवे बोर्ड करता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्विस के हिसाब से डिसाइड करता है कहाँ सिलेक्शन डिसाइड करना है, ये रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है। थर्ड पॉइंट है a railway attendant may be promoted to fill any post whether a selection post or non-selection post only if he is considered fit to perform the duties attached to the post। मतलब रेलवे सर्वेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं किसी भी पोस्ट को फिल करने के लिए, चाहे वो सिलेक्शन हो सिले, अगर ये माना जा सकता है, हम उस पर विचार करें कि यार ये उस ड्यूटी को करने के लिए सक्षम है बंदा। और जो जनरल मैनेजर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिविजनल जनरल मैनेजर है, वो कोई भी डिपार्टमेंटल टेस्ट को पास करने के लिए कोई भी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, क्या इस कोई डिपार्टमेंटल टेस्ट रखना है नहीं रखना, वो भी डिसाइड कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। ठीक है ना। इसके बाद चौथा है unless specifically provide otherwise promotion shall be made without any regard to communal and races। मतलब इसमें कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनल इस तरह करना चाहिए, हर इंसान के लिए बराबर राइट है प्रमोशन होने का। कोई आदमी किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी जाति का है तो जातिगत आधार पर हमको प्रमोशन नहीं देने का, सबको इक्वल राइट है। और नंबर 2.1 जो है वो भी बताया प्रमोशन विद पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें ये कहा गया है कि किसी आदमी को डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी उसके आधार पर उसको भेदभाव नहीं करना है, डिसेबिलिटी होने के बाद भी उसकी प्रमोशन में उसको इक्वल राइट है। ये आपका 2.1 बोलता है। अब हमारा मेन स्टार्ट होता है 3 नंबर से, सिलेक्शन पोस्ट। देयर विल बी ओनली 2 कैटेगरी ऑफ पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट एंड नॉन सिलेक्शन पोस्ट। इसने बताया कि जो यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरह की कैटेगरी के पोस्ट होते हैं, या तो हम सिलेक्शन पोस्ट होगी या नॉन सिलेक्शन पोस्ट होगी। नंबर 2 है सिलेक्शन पोस्ट आर पोस्ट ग्रेड क्लास विच हैव बीन नोटिफाइड एज सच विद द अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड। मतलब जो भी पोस्ट ग्रेड होगी जो कि रेलवे बोर्ड से डिसाइड की जाएगी कि ये सिलेक्शन पोस्ट है। ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट शैल बी फिल्ड अप बाय पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन मेड बाय सिलेक्शन बोर्ड। जो सिलेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन होगा। हाँ बोलो। ये उपासना का म्यूट कराओ ना, उत्तर का डिस्टरबेंस आ रहा पीछे का। उपासना मेरे को नहीं देगा फिर।
मेरा सुनाई देगा? नहीं नहीं मेरे को सुनाई नहीं नहीं देगा? हाँ सुना सुनाई सुना देगा देगा। सिर्फ तुम्हारी आवाज मैं वीडियो सिर्फ स्टॉप तुम्हारी कर आवाज दूँ? इधर नहीं आएगी। आप उधर म्यूट ना कर दो। वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वहां से वीडियो या तो वीडियो चालू रहने दो, केवल उसको म्यूट कर दो, आवाज को। म्यूट कर दो जब पीछे की आप, कोई भी आवाज नहीं आएगी, सिर्फ वीडियो दिखेगा। और जब आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोल दो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप हम्म अनम्यूट कर दो फिर बोल देना, ठीक है। हम्म। द पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन शैल कंसिस्ट ऑफ ओनली रिटन टेस्ट। जैसे मैंने बताया गया है कि जो भी सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में हम किसी का जो हम भरते हैं, पोस्ट जो भरे जाते हैं, वो बता हुआ सिलेक्शन पोस्ट शैल बी फिल्ड बाय ए पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन। पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन के द्वारा भरे जाते हैं। पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? तो पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन होता है शैल कंसिस्ट ऑफ ओनली रिटन टेस्ट टू असेस द प्रोफेशनल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। जो पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? किसी कर्मचारी की प्रोफेशनल एबिलिटी को जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई कोई आदमी प्रमोशन देना, वो फिट है कि नहीं उस पोस्ट के लिए, तो उसकी प्रोफेशनल एबिलिटी जो होती है, क्षमता जो होती है उसकी, वो जांची जाएगी। वो किससे जांची जाती है? रिटन टेस्ट से जांची जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा नॉर्मल केस में, रिटन टेस्ट में कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए हैं जहां वाइवा वॉइस भी होगा। वो कौन कौन से केसेस बताए हुए हैं? टीचर, लॉ असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, चीफ टाइपिस्ट, प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर, रिसेप्शनिस्ट, पब्लिक एडवाइजरी, एडवर्टाइजिंग इंस्पेक्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन एंड हॉस्टल सुपरटेंडेंट। ये जो लिमिटेड है, फिक्स है, इनके लिए वाइवा होगा। बाकी सबके लिए आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी की जांच होती है वो रिटन टेस्ट के लिए होगी, ठीक है। वेयर इन मामलों में क्या है, ये जो बताया एग्जांपल दिए, इनमें बताया हुआ है कि रिटन टेस्ट के साथ साथ वाइवा दोनों होगा, ठीक है। और बताया द स्टाफ इन द इमीडिएट लोअर ग्रेड विद मिनिमम ऑफ 2 ईयर सर्विस इन द ग्रेड ओनली विल बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन। मतलब जो स्टाफ होंगे, किसका हम लेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी जो चेक करेंगे, वो किसकी चेक करेंगे? जो स्टाफ इमीडिएट लोअर ग्रेड का जो बंदा होगा। मतलब अब हम 4600 का हम कर रहे हैं भरना, 4600 को, तो 4600 से इमीडिएट लोअर ग्रेड कौन सी होती है? 42 होती है। तो 4200 में जो 2 साल हो जाएंगे तभी वो आदमी एलिजिबल होगा, ठीक है। द सर्विस फॉर दिस पर्पस इंक्लूड सर्विस इफ एनी रेंडर ऑन एडॉक बेसिस फॉलोड बाय रेगुलर सर्विस विदाउट ब्रेक। अगर एक तो मैंने बोला है कि आपकी लोअर ग्रेड में 2 साल होनी चाहिए, वो रेगुलर होनी चाहिए। किसी की अगर एडॉक सर्विस है और फॉलोड बाय अगर रेगुलर है, तो भी हम उसको पूरा काउंट करते हैं। मान लीजिए किसी की 6 महीने की एडॉक हो गई और उसके बाद तुरंत रेगुलर हो गया बिना ब्रेक के, आगे की 1.5 साल है, तो पूरा 2 साल उसको काउंट होगा, ठीक है। और एक और जो इंपोर्टेंट बात आ गई इसमें कि द कंडीशन ऑफ 2 ईयर सर्विस शुड स्टैंड फुलफिल एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रमोशन, नॉट नेसेसरली एट द एज ऑफ कंसिडरेशन। इसका ये मतलब होता है कि कोई आदमी का, जैसे मैंने बताया, इमीडिएट लोअर ग्रेड में 2 साल होने चाहिए, लेकिन 2 साल जब प्रमोशन दे उस वक्त होने चाहिए। जब हम सिलेक्शन करेंगे, रिटर्न एग्जाम करेंगे या सुटेबिलिटी करेंगे, उस वक्त 2 साल करने की जरूरत नहीं है। उसका 1 साल भी सर्विस हुआ या 1.5 साल हुआ या कितना भी हुआ, तो भी हम उसका सिलेक्शन जो भी हम कराएंगे, रिटर्न टेस्ट में बुलाएंगे, सब होगा। और सेलेक्ट लिस्ट भी निकाल देंगे, पैनल भी निकाल देंगे। जैसे हम सिलेक्शन की जब बात करें तो पैनल की बात करेंगे, तो पैनल हम निकाल देंगे, उसका नाम लिख देंगे और एक लिख देंगे रिमार्क्स कॉलम में कि इसके 2 साल नहीं हुए भी, जब 2 साल होगा तब प्रमोट किया जाएगा। तो सिलेक्शन में किसी कर्मचारी को बुलाने के लिए कोई 2 साल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रमोशन के लिए 2 साल जरूरी है। तो अपन जो भी एग्जाम ले सकते हैं लेस देन 2 इयर्स, तो भी ठीक है ना, ये वही बोल रहा है इस। और ये एक लास्ट में बोला, इफ बाय वर्च्यू ऑफ अबव रूल जूनियर इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन, his senior will also be eligible for promotion, such promotion, even though he might not have put in total service 2 years or more। इसका मतलब होता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 साल की सर्विस जूनियर की हो गई लेकिन सीनियर की नहीं हुई। तो ऐसे केस में अगर सीनियर की नहीं हुई, तो जूनियर को अगर 2 साल हो गए और सीनियर की अगर 1 साल की सर्विस हो रही है, तो भी हम प्रमोशन देंगे। वहां सीनियर की 2 साल होने की जरूरत नहीं है। कोई बताएगा ऐसे कौन से केस होंगे जहां 2 साल जूनियर के तो हो रहे हैं, सीनियर के नहीं हो रहे हैं? कोई बताएगा? जहाँ पे डीआर एक्शन लिया गया है या जो एब्सेंट वगैरह रहते हैं। हाँ बीमारी की वजह से सर। हाँ, बीमारी की वजह से, हाँ सही बात, बीमारी की वजह से लेट ज्वाइन कर रहा है आदमी। प्रमोशन कई बार क्या होता है, सबका साथ हो गया, एक ही साथ पैनल निकल गया, ऑर्डर में इशू हो गया, लेकिन बीमारी की वजह से कोई ज्वाइन नहीं कर पाया। किसी की एसएफ5 पेंडिंग चल रही हो, या किसी का अंडर गोइंग एनआईपी हो, है ना, या कोई एब्सेंट रहा हो किसी वजह से। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सीनियर ने ज्वाइन लेट किया हुआ है, 2 महीने, 6 महीने, साल में ज्वाइन किया हुआ है, और जूनियर ने पहले ज्वाइन कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में भी जूनियर को 2 साल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये बताया लास्ट में, थर्ड पॉइंट पूरा बताया कि ये लोको पायलट पैसेंजर का भी वाइवा वॉइस होता है
जब उसका हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन करने के बाद जो प्रिस्क्राइब पासिंग जो प्रमोशनल कोर्स है उसके बाद सीधा वाइवा होगा। इसके में रिटन टेस्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। द सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द सिलेक्शन शैल बी मेड प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उसमें बताया कि जो प्रमोशन हम करते हैं सिलेक्शन पोस्ट पे, तो नॉर्मली जो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मेरिट बेस पे ही होता है। प्राइमरी हर केस में नहीं होता, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नंबर 4 है अथॉरिटी कंपिटेंट टू अपॉइंट सिलेक्शन बोर्ड। Selection board may be constituted under the order of general manager or HOD or other competent authority not lower than the divisional general manager, additional divisional general manager और chief works manager। मतलब ये है कि जो सिलेक्शन हम करेंगे तो सिलेक्शन तो आपको जैसे मालूम है सिलेक्शन बोर्ड आगे नीचे हम बात करेंगे 3 ऑफिसर कम से कम होने चाहिए। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा कौन सिलेक्शन बोर्ड का गठन करेगा, तो वो गठन करेगा सक्षम अधिकारी। वो कौन होगा सक्षम अधिकारी, वो बताया है कि जनरल मैनेजर या HOD होगा। जनरली हेडक्वार्टर पे होता है वो, और डिवीजन लेवल पे DRM ADRM, और अगर प्रोडक्शन यूनिट वगैरह है वर्कशॉप वगैरह है तो वहाँ चीफ वर्कशॉप ऑफिसर, जो जनरली सारे सारे SHG ग्रेड ऑफिसर होते हैं। ये सिलेक्शन बोर्ड का गठन करेंगे। कंपिटेंट अथॉरिटी इसमें लिखा हो 14 नंबर, अथॉरिटी कंपिटेंट टू अपॉइंट सिलेक्शन। कौन अथॉरिटी जो है कंपिटेंट है जो सिलेक्शन बोर्ड का गठन कर सकता है, तो हेडक्वार्टर में बता दिया है जनरल मैनेजर ये HOD रहेगा, और डिवीजन पे DRM ADRM या वर्कशॉप, ठीक है ना। अब आ गया सिलेक्शन बोर्ड किसको बोलेंगे, कौन सिलेक्शन बोर्ड में शामिल होगा, तो बताया 5वें में सिलेक्शन बोर्ड shall consist of not less than 3 officers, one of whom should be a personal officer, one of the members should be from the department other than that for which selection is being। मतलब ये बताया कि सिलेक्शन बोर्ड में मिनिमम 3 ऑफिसर होंगे, एक वन ऑफ द होम शुड बी पर्सनल, इसमें एक पर्सनल ऑफिसर, देखो हर सिलेक्शन में एक पर्सनल ऑफिसर तो कंपलसरी होना ही होना है, और एक मेंबर वो होगा जो उस डिपार्टमेंट्स के अलग डिपार्टमेंट का होगा। फॉर एग्जांपल अपन किसी स्टेशन मास्टर का सिलेक्शन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग का कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग के ऑफिसर होंगे, ऑपरेटिंग के बाहर का एक ऑफिसर होगा कंपलसरी। इसमें इसमें लास्ट में ये इंपॉर्टेंट बता दिया, द प्रेजेंस ऑफ पर्सनल ऑफिसर इन द सिलेक्शन बोर्ड अलोंग विद 2 अदर ऑफिसर्स of the department for which selection is held would meet the requirement of an officer being from a department other than that of which selection is held। मतलब क्या होगा कि नॉर्मली किसी भी डिपार्टमेंट का हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे ऑपरेटिंग का कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग में एक इवैल्यूएटर होता है, एक पेपर सेटर होता है, तो 2 ऑपरेटिंग वाले हो गए, तो तीसरा पर्सनल का होता है। तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि भाई जिस जिस डिपार्टमेंट का सिलेक्शन हो रहा है तो उस डिपार्टमेंट से कम एक ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट का होना चाहिए। सारा एक ही डिपार्टमेंट हो गया तो बायस वाला होता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, तो ये रखा गया है पैमाना कि जब भी सिलेक्शन होगा तो कम से कम एक मेंबर जो होगा वो दूसरे डिपार्टमेंट का होगा। तो यहाँ कहा गया है कि जब किसी भी सिलेक्शन दूसरे डिपार्टमेंट का करते हैं और उसमें पर्सनल ऑफिसर हो तो ये माना जाएगा कि वो किसी बाहर के डिपार्टमेंट का है, क्योंकि हर जो सिलेक्शन पर्सनल ऑफिसर तो कंपलसरी, उसके बिना सिलेक्शन होगा नहीं। बी आ रहा है व्हेन ए सिलेक्शन बोर्ड एक मिनट हाँ बोलिए। इसका मुझे खाली एक एग्जांपल वेरीफाई करना है। जैसे ऑपरेटिंग का है तो सपोज सीनियर डीओ, 2 सीनियर डीओ और एक सीनियर डीपीओ, ये बन सकते हैं? हाँ दोनों, 2 सीनियर डॉम और सीनियर डीपीओ, हाँ ठीक है, ये बन सकते हैं, मतलब हाँ ऐसा हम बोर्ड बना सकते हैं। हाँ हाँ जी। ओके, थैंक इसको अभी 2-3 लाइन में आगे की लाइन और मैं क्लियर करूंगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा 2-3 आगे, ठीक है ना, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको आगे के 2 COD में एकदम क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है ना। आगे की जो COD पैरा है उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। अपन नीचे चलते हैं, पहले बी में चलते हैं। व्हेन सिलेक्शन बोर्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 ऑफिसर नन ऑफ मेंबर शुड बी डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू अदर। जैसे अभी आपने कहा था 2 सीनियरडम, इसमें बोला सिलेक्शन बोर्ड में 3 ऑफिसर होंगे, ये तो क्लियर हो गया। 3 ऑफिसर में कोई भी 2 ऑफिसर एक दूसरे के अंडर में काम नहीं करेंगे। मतलब जैसे आपने बताया कि डीओम भी रख लिया और सीनियरडम भी रख लिया, यहीं अहमदाबाद में मान लो अपने कमेटी में एक तो सीनियरडम रख लिया एक डीओम रख लिया, वो नहीं चलेगा। अब कैसे क्या होगा मैं आगे और बताता हूँ, आगे के 2 पैराग्राफ में वो क्लियर हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है फॉर सिलेक्शन पोस्ट इन लेवल 6 का मतलब हो गया 4200 एंड अबव। तो सिलेक्शन बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। मतलब ये तो सबको मालूम होगा जनरली कि 4200 एंड अबव के लिए जो सिलेक्शन बोर्ड होता है वो जे ग्रेड ऑफिसर एंड अबव के होते हैं, जे ग्रेड ऑफिसर ही होता है। एंड फॉर अदर सिलेक्शन पोस्ट द सिलेक्शन बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ सीनियर स्किल ऑफिसर। ये तो कॉमन बात है जनरली कि 4200 4600 एंड 4200 अबव के लिए जे ग्रेड ऑफिसर होते हैं सिलेक्शन बोर्ड में, मेंबर होते हैं। एंड 4200 से नीचे मतलब 2800 2000 2400 1900 सबके लिए सीनियर स्किल ऑफिसर होंगे। ये तो पुराना रूल है, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ इन आइदर केस एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट द सिलेक्शन बोर्ड में इंक्लूड ए पर्सनल ऑफिसर इन द नेक्स्ट लोअर रैंक हु शैल नेवरदलेस बी एन इक्वल मेंबर ऑफ सिलेक्शन। इसमें बताया कि पर्सनल डिपार्टमेंट के सिलेक्शन को छोड़ के
जो मेंबर होता है बोर्ड में, जो जैसे मैंने बताया 42 और अबव के लिए जे ग्रेड होगा और नीचे के लिए सीनियर स्केल होगा, तो पर्सनल डिपार्टमेंट जो सिलेक्शन होता है ओएस को छोड़ दें, जितने भी ऑपरेटिंग या दूसरे डिपार्टमेंट में, वहां जहां जे ग्रेड ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है वहां हम पर्सनल ऑफिसर सीनियर स्केल रख सकते हैं। यानी 42 और अबव के लिए जहां जे ग्रेड ऑफिसर होता है वहां हम सीनियर स्केल ऑफिसर रखते हैं, डीपीओ को रख सकते हैं एज ए कमिटी मेंबर, और जहां सीनियर स्केल ऑफिसर है वहां हम असिस्टेंट स्केल ऑफिसर को एपीओ को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट दिया हुआ है, क्योंकि पर्सनल ऑफिसर जैसे मिलती नहीं है, तो बताया कि ठीक है आप जहां जे ग्रेड रखना वहां पर्सनल ऑफिसर एक ग्रेड को नीचे को चला सकते हैं। ये सी पैरा बोलता है। डी जो पैरा है ये अभी रिसेंटली देख लो, ये मैंने दिखा रहा अंडरलाइन ये कर रहा हूँ, एरो दिखा रहा हूँ, इसमें ये 2018 में आया है, जो बहुत अच्छा सर्कुलर है, बहुत काम का सर्कुलर है। इसमें एक और बेनिफिट दे दिया है, बहुत अच्छा बेनिफिट दे दिया है, वो आप देखिए, इन सिचुएशन वेयर eligible officer in specified grade are not available in the unit concerned for selection committee formation, shortfall may be made good with senior scale officer for selection to the post carrying 42 and above। इसमें ये कहा गया है, ये बहुत अच्छा। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी हमारे को कि फॉर एग्जांपल मेरे को स्टेशन मास्टर 42 को सिलेक्शन करना है और डिवीजन में डीओम की पोस्ट सीनियर में है ही नहीं, तो मजबूरन हमको बाजू के डिवीजन में कहीं जाना पड़ता था। तो अभी इन्होंने रेलवे बोर्ड ने 2018 में लिबरल कर दिया है कि भाई आपके अगर यहाँ पे ऐसे सिचुएशन एडवाइस आ रही है कि जहां आपके यहाँ पे हायर ग्रेड ऑफिसर नहीं है, तो ऐसी कमी को हम जो है सीनियर स्केल ऑफिसर से पूरा करते हैं 42 और अबव के लिए भी, ठीक है। और सिमिलरली 2800 के लिए एंड नीचे के लिए जहां सीनियर स्केल ऑफिसर अच्छी है और आपके पास नहीं है ऑफिसर, तो आप असिस्टेंट स्केल ऑफिसर रख सकते हो, ठीक है। अब दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था सी के अंदर कि आप इन पर्सनल डिपार्टमेंट के सिलेक्शन को छोड़ के बाकी सिलेक्शन में एपीओ को एक ग्रेड नीचे वाला ले सकते हैं, ठीक है। यह सी में लिखा हुआ है, और डी में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक ग्रेड कम ले सकते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आता है, सी और डी में क्या अंतर है? किसको समझ में आता है सी में क्या बेनिफिट है और डी में क्या बेनिफिट, दोनों अंतर क्या है? सी के अंदर एक लोअर ग्रेड, हाँ बोलो सी में बोलो। सर बोलो प्रियंका बोलो। सी के अंदर एक लोअर ग्रेड का ऑफिसर चलेगा, लेकिन डी के अंदर मतलब अगर सीनियर ऑफिसर नहीं है तो ही लोअर ग्रेड का एक सीनियर मतलब सीनियर स्केल ऑफिसर को ले सकते हैं। गुड, वेरी गुड, समझ में आया समीर? सी और डी में एक अंतर है। सी में तो देखो जैसे कमेटी का नॉमिनेशन करना है, सपोज आप एडीआरएम हो, ठीक है ना, तो कमेटी का नॉमिनेशन करने के लिए आपको ये पैरा समझ में आना जरूरी है। तो कमेटी में सी में ये बोलता है कि आपका पर्सनल डिपार्टमेंट के अलावा कोई सिलेक्शन है, अगर आपका सपोज ऑपरेटिंग का है, वहां आपको सीनियर डीपीओ की जगह डीपीओ भी अवेलेबल है डिवीजन में, तो उसके बाद ऑप्शन है वो सीनियर डीपीओ को भी मेंबर बनाते हैं और डीपीओ बनाते, दोनों को नहीं बना सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे अंडर में काम करते हैं। दोनों में से किसी को भी बना सकते, वो या तो सीनियर डीपीओ बना दे या डीपीओ को बना ले, ठीक है ना। डी के अंदर ऐसा नहीं, डी के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास डिवीजन में अगर अवेलेबल ही नहीं है जे ग्रेड, अगर जे ग्रेड अवेलेबल है तो फिर आपको जे ग्रेड की ही कमेटी बनानी है 42 नंबर के लिए। ये कहाँ काम होगा? जहाँ छोटे डिवीजन है, जैसे भावनगर है, राजकोट है, वहां क्या मैक्सिमम आपको कम मिलते हैं, तो वहां उन लोगों को एक फायदा हो जाएगा कि वहां अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो वहां आप कर सकते। दोनों में ये अंतर है, सी में तो ऑप्शनल आप कर लो, लेकिन डी में ऐसा नहीं चलेगा। डी में आपके अवेलेबल होगा तो आपको ऊपर वाला लेना पड़ेगा, और आपने नीचे वाला कर दिया तो वहां विजिलेंस एंगल आता है आपका, ठीक है ना, वो चीज गलत हो जाती है। तो एज ए अवेलेबल नहीं होगा तो ही नीचे वाला कर सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए सर्कुलर तो है, लेकिन इसको समझना, उसका इंटरप्रेशन करना ही इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि हाँ लिखा हुआ है चलो अपन कर दें, ऐसा नहीं होगा, उसको समझना और सही इंटरप्रेशन करना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब ई पे चलते हैं। एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्लूड SC/ST ऑफिसर ऑन द सिलेक्शन ऑफ वेदर सेम डिपार्टमेंट इफ अवेलेबल और अदर डिपार्टमेंट। मतलब इसमें वो सबको मालूम ही है कि आपको सिलेक्शन बोर्ड में जहां तक हो सके SC/ST मेंबर को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। अब कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, क्यों करना, वो हम आगे बता देते हैं, नीचे और डिटेल में आ गया। एफ में बताया हुआ है, from out of the member selection में non so nominated as referred to above if none belongs to SC/ST category another officer of the same rank, ये सब बता दिया है। इसमें बताया है कि ये जो SC/ST की जो ऑफिसर की बात की, काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपकी सपोज जहां एक तो SC/ST के लिए आरक्षित है आपकी वैकेंसी, मतलब 10 वैकेंसी है आपकी, तो 10 वैकेंसी में से मान लीजिए आपकी 2 या 3 या एक भी वैकेंसी अगर SC/ST के लिए रिजर्व है, तो आपकी कमेटी में एक SC/ST ऑफिसर होना चाहिए, ये तो सबको मालूम है मेरे ख्याल से, सही है ना।
इसके अलावा बताता है कि जोन ऑफ कंसिडरेशन में भी एम्प्लॉय हो तो मेंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके 10 सपोज 10 वैकेंसी है आपकी, और 10 में से आपका अगर सारे 10 के 10 जनरल की पोस्ट हैं, ठीक है, लेकिन 10 के सामने 3 टाइम बुला रहे हैं, 30 आदमी बुला रहे हैं, तो 30 में अगर SC ST बंदा है तो कमेटी में मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए SC ST का? बोलिए, किसी को आइडिया है? एक तो होता है आपके होना चाहिए। समीर, आइडिया नहीं है। मैं बता दूं आपको कहाँ SC ST ऑफिस होना चाहिए। या तो वैकेंसी एक रिजर्व, एटलीस्ट एक वैकेंसी रिजर्व SC ST के लिए, वहां आपको होना जरूरी है। एक जोन ऑफ कंसिडरेशन में अगर SC ST हो, मतलब आपने 10 वैकेंसी के सामने अगर 30 लोगों को बुला रहे हो, उसमें अगर एक भी SC ST रिजर्व कम्युनिटी बंदा है तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ कंसिडरेशन में बंदा आ रहा है, यानी उसकी संभावना है पैनल पे आने की। तो ऐसी कंडीशन में भी SC ST ऑफिस को रखना जरूरी कमेटी में। लेकिन ऐसी कंडीशन आ रही है कि 10 वैकेंसी है, 10 के सामने आप 30 को बुला रहे हो, 30 के 30 जनरल है, मतलब वैकेंसी जो है वो भी जनरल की, वो जो लोग आ रहे हैं वो भी जनरल है, मतलब 100% जनरल है। वहां बोर्ड के अंदर SC ST मेंबर की जरूरत नहीं है। ये चीज समझना है मोटा मोटा, ये सारी बातें ऐसे ही कही है। देखो लास्ट में लिखा, H में लिखा हुआ है, इंक्लूजन ऑफ SC ST ऑफिसर इन सिलेक्शन बोर्ड इज नॉट नेसेसरी व्हेन ओनली जनरल कैंडिडेट आर इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन टू फिल अप द अनरिजर्व वैकेंसीज। अनरिजर्व वैकेंसी। हाँ, और अनरिजर्व वैकेंसी के लिए भरने के लिए अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट भी जोन ऑफ कंसिडरेशन आ रहा है तो आपको मेंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये 10 में से अगर एक भी अगर SC की वैकेंसी है तो फिर कंपलसरी रखना ही रखना। और इवन जोन ऑफ कंसिडरेशन में भी आ रहा है तो भी रखना आपको मेंबर। हाँ, उसमें भी आ रहा है तो भी एक SC तो भी रखना, यानी कहीं भी अगर SC ST एक भी बंदा रिजर्व, ना तो वैकेंसी रिजर्व है ना कंसिडरेशन में कोई आ रहा है बंदा, एग्जाम में बैठने वाला भी एक भी SC ST नहीं, तो आपको जरूरत नहीं मेंबर रखने की, ठीक है। अब आ गया छठा पॉइंट है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। तो असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज में नॉर्मल सबको मालूम है, द असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर सिलेक्शन पोस्ट विद इन कैडर विल इंक्लूड द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। जो असेसमेंट वैकेंसी करेंगे वो होगी एग्जिस्टिंग वैकेंसी, हम लेंगे सबसे पहले, एंड दोज एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 50, मतलब सिलेक्शन में आपको बता दूं एंटिसिपेटेड वैकेंसी जो लेते हैं और नेक्स्ट 15 महीने की लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑल द वैकेंसीज इफ एनी एग्जिस्टिंग है रिपोर्टेड अपॉन बाय कंस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब कंस्ट्रक्शन की भी वैकेंसी लेनी है, इंक्लूडिंग RE एंड अदर प्रोजेक्ट शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि जब जैसे अहमदाबाद डिवीजन है तो अहमदाबाद डिवीजन में आपको अगर करना है सिलेक्शन तो आपको एग्जिस्टिंग लेनी है, 15 महीने का सिलेक्शन लेना है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हमारे बाजू में ही है, उसकी तरफ से कोई रिक्वेजिशन आती है तो उसकी वैकेंसी लेनी है, RE की तरफ से भी आ रही है, और दूसरे प्रोजेक्ट काफी अहमदाबाद में काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी बता दूं आपके हाल फिलहाल में। तो अभी किसी प्रोजेक्ट से रिक्वेजिशन आती है और डिमांड आती है तो हमको सारी की सारी उसमें वैकेंसीज को सिलेक्शन में डालनी है, ठीक है। इसके अलावा बताया लास्ट में यहाँ पे फॉर सिलेक्शन फॉर एक्स कैडर पोस्ट एक्चुअल वैकेंसीज प्लस दोज एंटिसिपेटेड इन द नेक्स्ट 2 years शुड बी टेकन। जहां एक्स कैडर पोस्ट का सिलेक्शन होता है वहां हम 2 साल की एंटिसिपेटेड लेते हैं। नॉर्मल सिलेक्शन में हम 15 महीने की लेते हैं और एक्स कैडर में 2 साल की लेते हैं, ठीक है। अब ये हाँ बोलो। एक्स कैडर मतलब 10 ये अपने जैसे मान लो अपने एक एग्जांपल के लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर, नहीं वेलफेयर इंस्पेक्टर एक्स कैडर नहीं, वो कैडर पोस्ट है। ये अपना ये आएगा अपना विजिलेंस इंस्पेक्टर जो बाहर होता है। ओके हाँ विजिलेंस इंस्पेक्टर, हाँ उसके लिए 2 साल की एंटीसिपेटेड ले सकते हैं। हाँ विजिलेंस की दो एक्स कैडर की बताता हूँ। एक तो इंस्ट्रक्टर होता है उदयपुर में, उदयपुर में जो इंस्ट्रक्टर होता है, यहाँ पे भी अपना है, अपना सिग्नल वर्कशॉप में मैं ट्रेनिंग के लिए जाता रहता हूँ बार बार। ये एक्स कैडर पोस्ट होती है। तो ये सब चीजें ठीक है ना, तो वहां पे 2 साल का एंटीसिपेटेड पकड़ना है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आ गया आरआरबी भी एक्स कैडर पोस्ट होगी ना। हाँ आरआरबी एक्स कैडर पोस्ट है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो आरआरबी में सिलेक्शन करते नहीं है। आरआरबी में तो ये लोग क्या करते हैं, एक्चुअली सिलेक्शन हो तो लेंगे, आरआरबी में तो डायरेक्ट निकालते हैं, बुला लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, वो एक अलग इशू। बाकी करेंगे अगर प्रॉपर आरआरबी के लिए सिलेक्शन करें, अगर आरआरबी वाले सिलेक्शन करें और रिटर्न एग्जाम वगैरह कराएं, अगर प्रोसीजर मान लो आपके ओएस की वैकेंसी निकली, आप तो क्या कर रहे हो जनरली प्रैक्टिकल जो बता रहा हूँ कि निकली 2 एप्लीकेशन आई, आपने बात की बुला लिया उनको, वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो एक चल रहा है सही। अगर सिलेक्शन प्रोसेस करें जैसे विजिलेंस में होता है, ऐसे आरआरबी में भी करेंगे, भाई ओएस की एक वैकेंसी निकालें, तो वैकेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको कि पहले तो एग्जिस्टिंग वैकेंसी कितनी वो देनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट 2 साल में कितना टेन्योर किसका वापस जा रहा है, किसको वापस करना है, रिपीटेड करना है, कोई रिटायर हो रहा है, वो 2 साल की पकड़नी पड़ेगी अगर प्रॉपर सिलेक्शन करना है आरआरबी में, जो जनरली प्रॉपर शायद आरआरबी अंदाज में नहीं होता है, ठीक है ना। यानी सर जैसे विजिलेंस में होता है ऐसा इधर भी करना चाहिए। हाँ एक्स कैडर में करना चाहिए, तरीका वही होता है।
अब जैसे नंबर 2 में बता दिया कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटेड वैकेंसीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये भी समझने की बात होती है। पहला बताया द अबव शुड बी डीम्ड टू कन्वर्ट द वैकेंसीज ड्यू टू नॉर्मल वेस्टेज जो हो रहा है, यानी रिटायरमेंट या सुपरएन्यूशन, अधिवर्षीयता के आयु को जो रिटायर होते हैं वो। लाइकली एक्सेप्टेंस ऑफ नोटिस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट रेजिग्नेशन, मतलब जिन्होंने वीआर या रेजिग्नेशन का नोटिस दे रखा है वो। द वैकेंसीज इन द हायर ग्रेड इन द चैनल, हायर ग्रेड के चैनल मतलब ये हो गया कि आप 4200 को भर रहे हो आप, तो 4200 4600 में जितने लोग जा रहे हैं वो भी काउंट होंगे, क्योंकि 42 उतनी जगह खाली करेंगे ना आपको। सपोज आपकी 4200 में 10 वैकेंसी भर रहे हो, 10 के एग्जिस्टिंग वैकेंसी, लेकिन 10 में से 5 आदमी 4600 में जा रहे हैं, तो वो 5 भी प्लस होगी इसमें। कोई भी हम करते हैं सिलेक्शन 4600 4200 सब साथ में आता है, तो 4600 कर रहे हैं तो 4600 में अगर 10 की वैकेंसी तो 4200 में से 10 आदमी ऊपर जाएंगे, और 2-4 एग्जिस्टिंग होगी, फिर एंटीसिपेशन पकड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हायर ग्रेड की वैकेंसी आ गई आपकी, और उसके बाद द फिलिंग अप ऑफ विच विल रिजल्ट इन नीड टू मेक कंसिक्यूटिव अपॉइंटमेंट फॉर द प्रपोज पैनल। एक मिनट, अपन ये आ गया, हायर ग्रेड की वैकेंसीज आ गई जो पैनल में भरनी है। स्टाफ अप्रूव टू गो ऑन डेपुटेशन टू अदर यूनिट, डेपुटेशन के जाने के लिए कोई मान लीजिए आपके यहाँ बंदे हैं जो डेपुटेशन में जिनके अप्रूवल आ गया रिलीव होने वाले हैं, उनको काउंट करेंगे। स्टाफ ऑलरेडी एम्पैनल्ड फॉर एक्स कैडर पोस्टिंग, मतलब किसी का ऑलरेडी तैयार हो गया, जैसे ये आरआरबी में जा रहे वाले हैं, उसको मेमो में आ गया, सब सिलेक्शन हो गया है, तो वो हो गया है। फिर होता है क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑलरेडी सैंक्शन बाय द कंपनी अथॉरिटी। ये क्रिएशन पोस्ट का मामला चल रहा तब नहीं, जाकर ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है डीआरएम का, जीएम का, मेमो निकल चुका है, तैयारी में है बिल्कुल सेक्शन होने की, तब हम उसको काउंट करेंगे। इसके अलावा ड्यू टू स्टाफ लाइकली टू गो ऑन ट्रांसफर टू अदर रेलवे डिवीजन, इंटर रेलवे इंटर डिवीजन ट्रांसफर के भी जो मामले हैं उनको भी एंटीसिपेटेड वैकेंसी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर। सर एक मिनट सर, ये एंटीसिपेटेड में डेप्यूटेशन का कैसे करने का एक थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करो। डेपुटेशन जैसे अभी तुम्हारा डीएफसीसीएल वगैरह होते हैं, तुम्हारे इंजीनियरिंग में होते हैं, डीएफसीसीएल के लिए लोग अप्लाई करते हैं, और डीएफसीसीएल का लेटर आ गया कि हाँ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको रिलीव करो। तो डीएफसीसीएल के लिए कई लोग नहीं होते, डीएफसीसीएल अपने बहुत सारे राइट्स में होते हैं, जितने भी डिप्यूटेशन में है। आज आपके इंजीनियरिंग में बहुत जाते हैं, ब्रिज कुमार शर्मा है, वीके शर्मा एक आइडल गया हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि डेप्यूटेशन का जिनका एक्सेप्टेंस आ चुका है उन्हीं को गिनना है। हाँ, उन्हीं को काउंट, एक्सेप्टेंस काउंट करेंगे। नहीं, देखिए इसमें अगर आया आपका वही डेप्यूटेशन है, इवन इंटरनल ट्रांसफर वगैरह भी, ये तो अभी 50 की वैकेंसी काउंट करो तो एक्सेस हो जाएगा आपका, तो आपको जो बिल्कुल लगता है कि इनको होने की तैयारी में ही है, उन्हीं उतना ही काउंट करोगे आप, जिनकी बस वही है डेप्यूटेशन वाला। दोज हु आर लाइकली, क्योंकि कल एक डिस्कशन हुआ था, उसमें असेसमेंट में एंटीसिपेटेड वैकेंसी में डेप्यूटेशन की वैकेंसी ले रहे थे। डेप्यूटेशन मैंने बोला वो एंटीसिपेटेड में थोड़ी आएगा डेप्यूटेशन। हाँ नहीं, डेप्यूटेशन आता देखने लिखा हुआ है। हुआ था, मैंने इसलिए आपको पूछा। हाँ तो लेकिन इसमें डेप्यूटेशन हुआ है ना जिसका एक्सेप्टेंस आ चुका है। हाँ देखिए, डेप्यूटेशन में मान लीजिए कहीं कि दो की वैकेंसी निकली, ठीक है ना, वहाँ डेप्यूटेशन में डीएफसीएल निकाला है भाई मुझे 2 पीडब्ल्यू चाहिए, वो आपके यहाँ 200 ने अप्लाई कर दिया, तो 200 का थोड़ी वैकेंसी काउंट करो, वहाँ वैकेंसी 2 की होगी ना यार, और 2 भी हो सकता है अहमदाबाद वाले हो, राजकोट वाले, कोई भी जा सकता है, तो आप कोई भी जा सकता है। हाँ, तो वहां से लेकिन सिलेक्शन हो गया फाइनल, वहां से अप्रूवल आ गया, अब वो रिलीव होने की तैयारी में है, महीने 2 महीने रिलीव होने वाले हैं या 10 दिन में, तब आप उनका काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा डेप्यूटेशन एंटीसिपेटेड में नहीं आएगा असेसमेंट। उसी वक्त सिलेक्शन असेसमेंट कर रहे हो, सपोज आज आपके पास एक लेटर आके पड़ा हुआ है, या 10 दिन पहले आके पड़ा हुआ है कि भाई इसको रिलीव करना है, डेप्यूटेशन का सिलेक्शन हो गया इसका, तो आप उस वक्त ले सकते हो उसको, ठीक है ना। ओके सर। उसके बाद आ गया सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको आएगी, किसी भी सिलेक्शन करेंगे तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं, द मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस फॉर एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन विद इन ग्रुप सी शुड बी 2 years इन इमीडिएट लोअर ग्रेड इररेस्पेक्टिव वेदर द एम्प्लॉय बिलोंग टू रिजर्व कम्युनिटी और नॉट। इसमें इंपॉर्टेंट आ गया है कि कोई भी आदमी को 2 साल होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मतलब वो ऐसी जनरल रिजर्व कम्युनिटी का भी हो तो भी 2 साल सबके लिए लागू होंगे, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। और इन केस ऑफ सेफ्टी कैटेगरी द कंडीशन ऑफ 2 years सर्विस इन इमीडिएट लोअर ग्रेड विल अप्लाई टू प्रमोशन ऑफ ग्रुप डी स्टाफ आल्सो। अगर सेफ्टी की कैटेगरी है तो 2 साल ग्रुप डी में भी लागू होगा इसमें। हालांकि ग्रुप डी अभी रहा नहीं है, क्यों लिखा पता नहीं, क्योंकि जनरली अभी सभी 1800 1900 भी ग्रुप डी होगी, जनरली 2 साल सब जगह पढ़ते ही हम, लिखा है, ठीक है, मैं बता दूं आपको। बी है सर्विस फॉर दिस पर्पस शैल बी द सर्विस एक्चुअली रेंडर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस। जो 2 साल की सर्विस पकड़ेंगे हम, तो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका, वही चीज लिखा हुआ है कि रेगुलर सर्विस पकड़ते हैं, और अगर एडॉक फॉलोड बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट है तो उसको भी हम काउंट करेंगे विदाउट ब्रेक, ठीक है।
अब ये इसमें यही बात सेम वही चीज रिपीट लिखी है, द कंडीशन ऑफ 2 years मिनिमम सर्विस हैज टू बी सेटिस्फाइड एट द टाइम एक्चुअल प्रमोशन। ये तीसरा जो सी पेरा है इसमें वही बताया है कि 2 साल जो है आपको जब प्रमोशन देंगे तभी होगा। उससे पहले अगर मान लीजिए अगर साल भर हुआ और अगर सिलेक्शन हम करने जा रहे हैं तो उसके वो रिटर्न टेस्ट में बुलाएंगे, सारा हम एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं और पैनल पे उसका नाम लिख देंगे भाई अभी 2 साल हुए नहीं। ये सी में पूरा बोलता है। डी बोलता है वेयर अ लॉन्गर लेंथ ऑफ सर्विस इन लोअर ग्रेड हैज बीन स्टिपुलेटेड एज अ कंडीशन एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन इन एनी पर्टिकुलर कैटेगरी द सेम विल कंटिन्यू टू अप्लाई। नॉर्मली किसी भी सिलेक्शन पोस्ट में हमको मिनिमम 2 साल की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं या कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां पे सिलेक्शन के लिए प्रमोशन के लिए 2 साल से ज्यादा चाहिए। तो जहां अधिक सर्विस मांगी गई है पर्टिकुलर कैटेगरी में वहां ज्यादा ही लेना पड़ेगा, जहां जहां लिखा हुआ है। समझ में आया क्या मतलब? कौन कौन सी कैटेगरी में ज्यादा चाहिए होता है एग्जाम्पल किसी है? नहीं पता? वो नहीं पता। मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका OSLDC होता है, तो OSLDC में आप देखना कि OSLDC के रिपेयर होने के लिए आपको सीनियर क्लियर में 3 साल होना चाहिए और जूनियर क्लियर का 7 साल की सर्विस होनी चाहिए, ऐसा कुछ है ना? तो यहाँ लॉन्गर लेंथ बता दिया आपका। तो जनरली मेरा तो इसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि जो LDC जितना भी डिपार्टमेंट में होता है, हर डिपार्टमेंट में कुछ LDC पोस्ट होती है ना? तो LDC में क्या, LDC का रखने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो एम्प्लॉय हैं अगर उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की उनको एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट हैं या हायर ग्रेजुएट हैं, उनको प्रेफरेंस देने के लिए उनके वेलफेयर का ज्यादा होता है कि भाई जो आदमी होशियार बंदे हैं उनको प्रमोशन जल्दी मिलना चाहिए। इसलिए रेलवे ने हर कैटेगरी में ज्यादा LDC कोटा रखा। तो जहां LDC कोटा होता है वहां उनके पास एजुकेशन है अच्छी सी, जो रिक्वायर एजुकेशन है, तो उनको क्या जंपिंग में आराम से जंप करके सीधा LDC पास कर सकते हैं और वो प्योरली मेरिट होता है, तो वो लोग को वो जल्दी प्रमोशन होता है। तो वहां पर आपने देखना जितने भी LDC होती है वहां अलग अलग जो है ईयर आपका लेंथ प्रिस्क्राइब होती है। वेलफेयर इंस्पेक्टर का मैंने पास किया था LDC, उसमें 3 साल थी पहले, तो बाद में शायद उसको 2 साल कर दिया। लेकिन आपका OS का भी मैं देखा रिसेंटली एक लेटर निकला हुआ शायद 2018 में, सीनियर क्लर्क का 3 साल बताया हुआ उसमें और शायद जूनियर क्लर्क के लिए 7 साल है। तो वो जहां तक अगर ज्यादा लेंथ बताइए तो वहां उतनी चाहिए, नहीं तो 2 साल मिनिमम सर्विस है। ठीक है ना? इस लाइन का ये मतलब होता है। पढ़ाने से नॉर्मली जो पर्सनल का हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। नॉर्मली जो पर्सनल का स्टाफ है, जैसे मतलब जो कैडर है, मेरे को लगता है उसी के अंदर इतने सारे की सर्विस मांगी, बाकी के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर तो 2 साल के अंदर हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, आपका SNT इलेक्ट्रिकल वगैरह में मैं देखा है जो MCF के पास यही बनते हैं, उसमें शायद ज्यादा का सर्विस है, कहीं तो 3 साल है, कहीं 5 साल, अलग अलग है, सबके अलग है। नहीं सर, 3 साल की होती है सर। हाँ कई जगह 3 साल भी है। ठीक है ना? 3 साल की होती है सर। तो अब अगला चलते हैं। इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड फॉर एंड अपेंडेड इन अनदर कैडर टू ए पोस्ट इन सेम ग्रेड as that held by him in his present cadre and he has to seek further promotion in new cadre, he has to render 2 years service in new cadre before being promoted therein। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी किसी पोस्ट पे काम कर रहा है और उस पोस्ट से वो किसी दूसरे कैडर में चला जाता है सेम ग्रेड पे में, और वहां पे फर्दर प्रमोशन चाहिए तो उसको 2 साल चाहिए। इसको समझाता हूँ, वैसे समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर 4200 में, ठीक है, 4200 में है स्टेशन मास्टर। अब 4200 में मान लो उसने 5 साल कर लिए, तो मिनिमम 2 साल की सर्विस तो होगी उसकी 4600 के लिए। लेकिन वो 5 साल करने के बाद वो ATNL में चला जाता है। वहां से ATNL का कैडर भी जिसने ऑपरेटिंग किया हल्का हल्का आइडिया होगा कि ATNL का एक कैडर होता है जो मास्टर से जाता है। तो यहाँ 42 में 5 साल करने के बाद भी अगर ATNL में जाता है, ATNL 42 में जाता है उस सेम ग्रेड में, तो ATNL में 42 में चला जाएगा। लेकिन ATNL से CTNL अगर 4600 चाहिए तो ATNL में 2 साल करना पड़ेगा। इस बात का ये मतलब है। ऐसे नहीं कि मास्टर 4200 ग्रेड नहीं पकड़ना आपको, पर्टिकुलर जिस कैडर में काम कर रहा है वहां 2 साल होना चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए 4600 के लिए ठीक है, उसके 5 साल हो गए हो जाएगा। लेकिन अगर वो कैडर चेंज कर रहा है, कंट्रोलर में जाता है, तो कंट्रोलर में 2 साल और करना पड़ेगा उसको सेम ग्रेड पे में 4200, तब वो 4600 में CTNL में जा पाएगा। इसका ई का ये मतलब होता है। ठीक है सर, ये कैडर चेंज किया, वो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कैडर चेंज किया तो उसको कोई बेनिफिट तो नहीं होगा? SMC में जाएगा तो इनके बेनिफिट नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, बस वो आगे फर्दर AVC चेंज करना चाह सकता है। तो अच्छा, एम्प्लॉय खुद डिसाइड अब करता है। जैसे आपका, जैसे बता दूं, आपका क्या होता है, सीनियर क्लर्क होता है बंदा। सीनियर क्लर्क से आप लोग WLI बन सकते हो और OS भी बन सकते हो। कुछ लोग WLI जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग OS बनना पसंद करते हैं, सबके अपनी पसंद है, चॉइस है। कईयों पे आगे और दोनों है तो 42। कई नहीं, लेकिन सर इसमें क्या है, सेम ग्रेड पे तो सेम ग्रेड पे में जा रहे हैं।
हाँ वेलफेयर सेम ग्रेड इंस्पेक्टर में आप 2800 से 2200 से 4200 में जा रहे हैं ना सर, नहीं नहीं भैया नहीं, वो सेम प्रमोट ले रहे नहीं, हैं आप सेम वो एक नहीं नहीं, आप समझा नहीं, आप सीनियर क्लर्क से 4200 आपको ओएस में ऑलरेडी मिल रहा है ना, फिर 4200 डब्ल्यूएल में क्यों जा रहे हो आप? मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं सर, वहां पे चॉइस है, लेकिन यहाँ पे आप जो बता रहे हो उसमें क्या होता है, स्टेशन मास्टर अच्छा एग्जांपल दिया एटीएनएल भी 4200 का है। उसमें मैं बता दूं, देखिए अलग अलग पोस्ट के अलग अलग फायदे आते हैं। फॉर एग्जांपल एटीएनएल है, तो एटीएनएल आपको याद अहमदाबाद में अगर देखें तो सिर्फ गांधीधाम और अहमदाबाद दो जगह पोस्टिंग। स्टेशन मास्टर में आप 100 स्टेशन 150 स्टेशन अहमदाबाद, छोटे छोटे रोड साइड स्टेशन है। तो आदमी सोचेगा मैं कंट्रोल में बैठ जाऊं तो चलो मैं अहमदाबाद में रहूंगा आराम से, मुझे ट्रांसफर का टेंशन नहीं है। और दूसरा कोई फाइन नहीं है, ये इसके लिए नोटिफिकेशन निकलता है, ऐसा पूछो। हाँ निकलता है ना, नोटिफिकेशन हाँ नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन निकलता है, अच्छा बकायदा निकलता है। कोई भी सिलेक्शन करना है तो नोटिफिकेशन निकालना है आपको। असेसमेंट होके, हाँ, असेसमेंट होके उसका नोटिफिकेशन निकलता है इसमें, देखिए एटीएनएल सिलेक्शन, के लिए। मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन पोस्ट के लिए आपको हमेशा नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी निकालनी पड़ती है, अप्लाई जो करेगा, प्लस जो जो एलिजिबल है। रेलवे बोर्ड ने आईआरए में आप जाएंगे तो हर कैडर के लिए, हर कैटेगरी के लिए आपको बताया हुआ ये लोग एलिजिबल होते हैं। तो जब सिलेक्शन निकालते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं उसमें, तो आपको एलिजिबिलिटी सब डिसाइड करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है कि ये लोग एलिजिबल है, ये ग्रेड वाले एलिजिबल है। वो सब आईआरए में लिखा हुआ, वही लोग आएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। वो भी नोटिफाइड करना पड़ता है सर, एलिजिबिलिटी वो नोटिफाइड करनी पड़ती है। एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन करती है, फिर वो लोग अप्लाई करते हैं, उसमें कई लोग गलत लोग भी अप्लाई करते हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी बाद में निकालनी पड़ती है कि ये लोग एलिजिबल हैं। और जो नॉट एलिजिबल है हम उनका भी लिस्ट निकालते हैं, ये लोग इस रीजन से एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ओके। सर बीच में एक लेटर भी निकला था ना स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर में, जो जाना चाहते हैं उनका। वो इंक्रीमेंट देने का मिला था, कहाँ मिलेगा इंक्रीमेंट, कहाँ नहीं मिलेगा, वो वाला रूल निकला था कि जो लोग उनको इंक्रीमेंट देना है कि नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ, उसके अंदर इसी हिस्ट्री लिखे हुए थे कि कौन जो जिन्होंने चेंज किया था नहीं किया था। हाँ इंक्रीमेंट देने का लिखा था ना, कि किसको इंक्रीमेंट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। बताओ किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बताओ। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं, जब बात निकली रूल सीखने में कोई बुराई नहीं है। उसमें लिखा हुआ था कि जिन लोगों को प्रमोशन हुआ है कंट्रोलर से एटीएनएल में जो बने हुए हैं, और उसमें क्या होता था 6 पीसी में सेम जीपी में इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है ना। और 5th पीसी में क्या होता था कि 5000 से 5500 में लोग जाते थे, तो वहां तो हायर ग्रेड में जाते थे, इंक्रीमेंट मिलता था लोगों को। तो रेलवे बोर्ड ने बोला है कि जो लोगों को इंक्रीमेंट मिल चुका ऑलरेडी, तो उनको नहीं देना है, लेकिन जिनको नहीं मिला इंक्रीमेंट उनको इंक्रीमेंट दे दो। यानी जो 6 पीसी में जो लोग गए थे उनको एक इंक्रीमेंट देने का बेनिफिट मिल जाता, लेकिन 5th पीसी में जो गए थे उनको ऑलरेडी 5000 5500 ले चुके थे, इसलिए उनको मना कर दिया था। तो ये सर्कुलर ये बोलता था कि जहां आप ऑलरेडी ले चुके हो पहले, तो अब दोबारा डबल बेनिफिट नहीं होगा आपको, तो वो सर्कुलर ये बोलता था, ठीक है। यानी 6 पीसी में जो 5000 से 5500 यानी सेम टू सेम 4200 से 4200 में ही गया है, उनको नहीं तो मिला था, उसको देना है। हाँ उसको देना है। हाँ तो और और हमारे यहाँ कुछ एक यूनियन आइटम भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, शायद 6 पीसी में हमारा एक भी सिलेक्शन ही नहीं हुआ अहमदाबाद डिवीजन में। तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई गए नहीं, हमारे सब 5th पीसी वाले, हमारे जितने भी कंट्रोलर सब पुराने लोग हैं, वो सब 5th पीसी में गए थे, तो उनको हम ऑलरेडी दे चुके थे। यानी कि हमारा जो 5th पीसी था वो करीब 2008 तक चला था ना, 8 या 9 तक चला था, सारे सिलेक्शन उससे पहले हो गए थे, सबको इंक्रीमेंट किया था अपन ने। उसके बाद 1 सितंबर 2009 जब से था, उसके बाद हमने किए ही नहीं कोई कंट्रोलर सिलेक्शन, तो उसके इसलिए हमारे अहमदाबाद डिवीजन में कोई भी केस बनता नहीं जहाँ इंक्रीमेंट देने के बाद आता, ठीक है। ओके सर। अब कहाँ थे हम लोग? हाँ ये आ गया, हाँ ये एफ पे आएंगे अपन। F ये उपासना ने जो पूछा था वही सवाल था ना, उपासना आपसे पूछा था मेरे से, इफ द पोस्ट आर टू बी केप्ट अनफिल्ड ड्यू टू कैंडिडेट विथ 2 years सर्विस इन द इमीडिएट लोअर ग्रेड नॉट बीइंग अवेलेबल, द पोस्ट शुड बी डाउनग्रेडेड एंड अपलोडेड लोड। ये इन्होंने सिंपल से एक बात लिख दी है कि जो कैंडिडेट जो हैं जिनके 2 साल वाले नीचे ग्रेड में नहीं है, तो वो पोस्टों को हम डाउनग्रेड करेंगे और वो नीचे वाले ग्रेड में ऑपरेट करेंगे। ये हमने इंजीनियरिंग में काफी किया था टेक मेटर में, जब पहली बार 2800 2400 का नया पोस्ट आया था। इसको मैं समझा दूं, डाउनग्रेड कहाँ करना होता है। 2-3 कंडीशन होती है कि सपोज आपके यहाँ पे 4600 में 10 पोस्टें आपकी, ठीक है, 4600 में 10 पोस्टें भरनी है आपको, 4200 आप भरोगे, ठीक है ना। तो 3 अलग अलग कंडीशन बताता हूँ। एक तो 10 पोस्टें 4600 की है और आपको 4200 से भरनी है, 4200 में एक भी आदमी नहीं है आपके पास, अवेलेबल ही नहीं। तो आप क्या करो, जैसे ये बताया मैं कि आपको पोस्ट डाउनलोड करनी है, तो 4600 10 पोस्टें जो है वो आप डाउनलोड कर लोगे 4200 में और फिर 2800 से भरोगे। एक तो ये कंडीशन आ गई। एक कंडीशन आती है आपकी 10 पोस्टें 4600 की है, लेकिन 4200 में 5 ही है आपके पास, ठीक है ना।
तो आप क्या करोगे, 5 तो आपके 4200 में, बाकी 5 का क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, सिर्फ 5 पोस्टें ही डाउनलोड करोगे 4200 में, और वो 5 पोस्टें 2800 से भर लोगे। ये 2 घंटे। और जनरली कई बार ऐसा होता है कि अक्सर क्या होता है, 4600 में जो पोस्टें होती है वो नीचे जनरल के तो मिल जाते हैं, हमको SC ST वाले शॉर्टफॉल रहता है हमेशा। तो अगर 4600 की पोस्ट है, आपको SC की और ST की पोस्ट आ रही है, असेसमेंट में आ रहा हो, वो आपके 4200 में एक भी SC ST नहीं है, तो ऐसे केस में वो SC ST की पोस्ट को भरने के लिए हमको 4200 में SC ST पोस्ट डाउनलोड करेंगे। 4200 2800 जहां तक नीचे ले जाना पड़ेगा, बंदे अवेलेबल नहीं हो सकता 2800 में भी नहीं हो, तो इनिशियल रिक्रूटमेंट गेट तक वो पोस्ट को हम डाउनलोड करते ले जाएंगे, वो पोस्ट को हम भरेंगे। ठीक है, अगला है अपना, समझ में आ गया उपासना जी? है 2 year सर्विस कंडीशन इन द इमीडिएट लोअर ग्रेड इज आल्सो एप्लीकेबल टू लोकल ऑफिशिएटिंग इन एड हॉक प्रमोशन अगेन शॉर्ट टर्म। जैसा बताया गया है कि प्रमोशन में 2 साल चाहिए। प्रमोशन के अलावा हम हमारे यहाँ डिवीजन में क्या होता है कि ऑफिशिएटिंग भी चलता है, कि कहीं पर्टिकुलर किसी स्टेशन पे सीनियर की पोस्ट खाली पड़ी है, भर नहीं रहे, तो हम ऑफिशिएटिंग कराते हैं, या हम एड हॉक पर आते हैं। तो एड हॉक प्रमोशन करना है, ऑफिशिएटिंग देना हायर ग्रेड में, तो भी हमको मिनिमम 2 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म जो हम कराते हैं वो भी बताया, मतलब 2 साल से पहले ना ऑफिशिएटिंग भी देंगे ना एड हॉक देंगे। ठीक है, समीर कहीं गायब हो गया क्या? अब आगे नोट में बताता हूँ। इफ बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रोसीजर लेट डाउन A to D above a junior is eligible for promotion to the relevant next higher grade is senior also be eligible। ये मैं बता ही चुका हूँ कि अगर जूनियर एलिजिबल होता है तो सीनियर को भी हमको प्रमोशन देना है, चाहे उसके 2 साल नहीं हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ मैं। अगला है दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा, कि कई बार डिवीजन में स्टे ऑर्डर चल रहा होता है, कोर्ट केस चल रहा होता है। सर 1 मिनट यहाँ थोड़ा, बोलिए। हाँ ये आपने बोला ना, जैसे इफ बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन जूनियर को मिल गया प्रमोशन तो सीनियर को भी देना है, राइट? हाँ हेलो, हाँ सुनो, बोलिए। हाँ तो उसमें सर वो वैकेंसी कैसे अफेक्ट होगी सर? नहीं आप समझे नहीं मेरी बात, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन किया, नहीं समझ में। जैसे सपोज हमारे पास एक वैकेंसी है बाय चांस, तो वो जूनियर को हमने दे दिया, तो फिर वो सीनियर को कैसे देंगे सर? वो प्रैक्टिकली मुझे थोड़ा नहीं अंडरस्टैंड। हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो वैकेंसी असेस करेंगे, तो अगर आपको सीनियर अगर है तो जूनियर को हम लेंगे नहीं, पहले सीनियर को लेंगे। सपोज एक ही वैकेंसी है, तो वैकेंसी एक ही वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी में जो सीनियर आएगा वो पहले आएगा। भले वो जब 2 साल बाद एलिजिबल होगा तब उसको देंगे। हाँ, वैकेंट रहेगी। लेकिन इशू कब आ रहा है, जैसे आपने 10 वैकेंसी आपने करी, सुन रहे हो? आपकी 10 सुनो, इशू मैं बता रहा हूँ आपको, 10 वैकेंसी आपकी, ठीक है? 10 में से आपको ये हो रहा है कि 5 बंदे के, हेलो आ रही है सब आवाज कट रही है थोड़ी, हाँ आवाज डिस्टर्ब। अभी कुछ आया था अभी ठीक है? हेलो हाँ सर। आप सुनिए, 10 वैकेंसी है आपकी, और 10 में से आपने 10 भर लिया आपने, ठीक है ना? 10 के 10 आदमी भर लिया है, और 10 में से जो 9वां नंबर पे आदमी आ रहा है, और 10वें नंबर पे जो आदमी आ रहा है, तो 9वें नंबर का जो आदमी है वो ड्यू टू DR SF5 पेंडिंग की वजह से 9वें नंबर के 1 साल ही हो रहा है, लेकिन 10वें नंबर का 2 साल हो रहा है। समझे आपने? 9वें नंबर का 1 साल हुआ, 10वें का तो अपन साथ में प्रमोशन और निकाल देंगे, उसके प्रमोशन और निकालने की बात आ रही है इसमें। अगर सेलेक्ट लिस्ट में नाम ही नहीं तो प्रमोशन की बात ही नहीं है। सेलेक्ट लिस्ट में नाम तो दोनों का आ गया तभी होगा ये। ओके हाँ राइट हमारे, और ये बता दो, तो 9वें नंबर को 2 साल बाद हो ही गया, होगा। परफेक्ट। हाँ, क्योंकि ये इशू मैं बता दूं, ये बहुत अच्छा इशू, ये कॉमन इशू है हमारे यहाँ पे। मैं करता हूँ, बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे जो है जूनियर के हो जाते हैं और सीनियर के नहीं हो पाते। ये रेगुलर जब सेलेक्ट लिस्ट बनती है, पैनल जब हमारे पास आता है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि किसी के, कईयों के, जैसे मैं बताऊं 10 में से 5 के तो 2 साल हुए, 5 के नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, 5 के प्रमोशन ऑर्डर निकालेंगे अभी, और 5 के बाद में निकालेंगे। और जैसे 5 में भी हो सकता है किसी को 2 महीने बाद हो रहा है, किसी को 4 महीने बाद आ रहा है, तो जैसे जैसे 2-2 साल होते जाएंगे, हम सबको एक-एक का ऑर्डर निकालेंगे, 2 साल बाद ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ स्पेशल एक बेनिफिट दिया हुआ है कि कोई जूनियर के 2 साल हुए तो सीनियर को भी मिल जाएगा बेनिफिट। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया हुआ बस आपको। जैसे आपने बताया एक ही वैकेंसी है, तो एक ही वैकेंसी में सीनियर आएगा, फिर जूनियर नहीं आएगा उसमें। और अगर दो, आपने जैसे बताया 2 वैकेंसी हैं, 2 में अगर सीनियर भी आ गया, जूनियर भी आ गया,
तो दोनों को एक साथ प्रमोशन दे देंगे, जब जूनियर के 2 साल होंगे वही अच्छा, दोनों को। हाँ तो सीनियर को वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ बस ये है, ठीक है ना। राइट, अभी क्लियर हो गया एकदम। हाँ तो ये लेक्चर लेने का ये फायदा तो है कि क्लियर हो जाती ये है चीजों में। थैंक ये यू। सर हाँ बोलो भैया। सर अभी अभी ये ट्रैक मेंटेनर का स्ट्रक्चरिंग आएगा ना, तो 2-4 यूनिट के दे देंगे उपासना को, प्रैक्टिकली भी हो जाएगा उसको। ट्रेनिंग भी हो जाएगी। हाँ डिमांड कर लो, अभी से डिमांड रख दो सबके वास्ते, हमको अच्छी अच्छा बंदा है। और क्या, और मेरी हेल्प भी हो जाएगी और उसको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा सर। अरे बाप रे, इंजीनियरिंग में बहुत काम और साहब को बोल भी देना, राजी साहब ने लेक्चर लेके सिखा भी दिया पूरा, सब तैयार है वो, अब तो काम करने नहीं दे रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये अगला दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In cases where selection could not be finalized on account of stay order or injunction of court of law, it is possible that regular promotion to the concerned grade cannot be made for the long period. कई बार कोर्ट के से स्टे ऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। और इन द मीन टाइम स्टाफ कंसर्न मे बी बिकम ड्यू फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बट दे मे हैव नॉट एलिजिबल फॉर ऑन अकाउंट ऑफ 2 years। कई बार ऐसा होता है स्टे वगैरह ऑर्डर आ गया नहीं हुआ और फिर आपको लगता है आप करना है और 2 साल की सर्विस नहीं हो रही है, तो ये आता है रिलैक्सेशन। 2 साल का जो मिनिमम पीरियड बताया कि मिनिमम 2 साल होना चाहिए, लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक प्रोविजन दिया है कि 2 साल नहीं हुए हैं तो हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो रिलैक्सेशन का जो पावर था अभी तक बता दूं मैं जीएम को ही था, लेकिन अभी नया रिसेंटली ये जो सर्कुलर आया इससे डीआरएम को भी दे दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है इन सच केसेस रिलैक्सेशन ऑफ कंडीशन 2 year सर्विस कैन बी ग्रांटेड विद द पर्सनल अप्रूवल ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर इन केस ऑफ डिविजनली कंट्रोल पोस्ट, यानी डिवीजन कंट्रोल जो पोस्ट होती है उसमें डीआरएम से अप्रूवल लेके हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। एंड नॉमिनेट एसएसजी ग्रेड ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट इन केस ऑफ पोस्ट कंट्रोल बाय हेडक्वार्टर कंट्रोल जो पोस्ट है जैसे वर्कशॉप वगैरह की होती है या हेडक्वार्टर जो पोस्ट होती है वहां जो होता है वो एसएसजी ग्रेड ऑफिसर भी करता है, उसके लिए पीएचडी स्टैंडिंग ऑर्डर देंगे, बार बार चेंज करने की फाइल फुटक करने की जरूरत नहीं है। एक बार पीएचडी से फाइल पे एक बार ऑर्डर ले लेंगे, वो स्टैंडिंग ऑर्डर बार बार उसी के चलेगा, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कहीं पे भी हो रेस्पेक्टिव जो भी एसएसजी ग्रेड ऑफिसर वो कंट्रोल ऑफिसर, पहले क्या है जीएम के पास जाता था, ये अभी अच्छा कर दिया है कि डीआरएम सबको पावर डेलीगेट कर दिए हैं, तो आपको हर चीज के लिए अब हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्गर लेंथ और सर्विस वाला बताता है, इसमें बताता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, फॉर एग्जांपल इंटर अप्रेंटिस जो आपके 42 में होते हैं आर्टिजन वगैरह में, लॉ असिस्टेंट, वेलफेयर इंस्पेक्टर, विजिलेंस इंस्पेक्टर एक्सेट्रा, फॉर विच द मोड ऑफ फिलिंग ऑफ द वैकेंसी हैज बीन लेड डाउन बाय द रेलवे बोर्ड permitting staff with prescribed qualification and length of service requirement even from grade below the immediate lower grade. The said instruction may continue to be followed, notwithstanding the instruction regarding 2 years rule in the immediate lower grade. ये जो कैटेगरी बताई है इंटरप्रेटिस लॉ, इसमें बताया रेलवे बोर्ड ने कि ये स्पेशल केसेस हैं। इन स्पेशल केसेस में एक तो इमीडिएट लोअर ग्रेड की जरूरत नहीं है, उसके नीचे वाले ग्रेड और उसके नीचे ग्रेड वाले ग्रेड के को भी अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें उसके जो कंडीशन है जो भी उस पोस्ट को भरने के जो कंडीशन है वो कंडीशन के रूल लागू होंगे, नॉर्मल कंडीशन जो 2 साल वाला रूल इन पे लागू नहीं होगा, ये बताया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में बताया इन एडिशन टू अबव द एम्प्लॉय शुड आल्सो फुलफिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा इफ एनी प्रिस्क्राइब फॉर। इसके अलावा बताया कि 2 साल तो ठीक है, पर्टिकुलर पोस्ट को भरने के लिए उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी जरूरी है फुलफिल होना उसको एलिजिबल होने के लिए, ठीक है। अब आ रहा है कितने लोगों को हम बुला सकते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर कंसिडरेशन, कितने लोग बुलाते हैं। इसमें बताया एलिजिबल स्टाफ टू 3 times ऑफ नंबर ऑफ स्टाफ टू बी एम्पैनल, जितने लोगों को हम एम्पैनल करना है मतलब जितनी हमने वैकेंसी निकाली है 10 निकाली है तो 10 का 3 गुना हम बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पर्सन हु हैव एक्सप्रेस्ड देयर अनविलिंग शुड नॉट बी रिकॉर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द जोन ऑफ कंसिडरेशन एंड एडिशन पर्सनल इन लिeu ऑफ देयर ऑफ मे बी कॉल्ड फॉर। इसने बोला है कि जो हम निकालेंगे उसमें कुछ लोगों ने अनविलिंग दे दिया है जोन ऑफ, तो उसकी जगह हम एडिशनल लोगों को हम बुला सकते हैं, ठीक है। बी ये बोल रहा है, समझ में आ गया प्रियंका? आ गया। मतलब जैसे आपको 3 गुना बुलाना है तो एक से सीनियरिटी 10 आदमी को 30 आदमी को बुलाना है, तो 30 में से अगर 25 से 30 वालों को अगर अनविलेंस दे रहे हैं तो नीचे के और 5 आदमी और बुला सकते हैं अगर अनविलेंस आ जाते हैं, ठीक है। बी ये बोल रहा है, ठीक है ना। सी में ये बोल रहा है इफ अ कैंडिडेट विदाउट गिविंग अनविलेंस डज नॉट अपीयर इन द सिलेक्शन ही हैज टू बी टेकन इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड देयरफॉर ही हैज टू बी कॉल्ड फॉर सप्लीमेंट। अगर कोई बंदा है अगर वो अनविलेंस देता नहीं है और अपीयर भी नहीं होता है
ठीक है ना, तो उसको काउंट किया जाएगा, उसको सप्लीमेंट्री में बुलाया जाएगा। हालांकि यहाँ लिख रहे हैं सप्लीमेंट्री बुलाने का, लेकिन आगे हम नीचे जाएंगे, आपने शायद पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री में बुलाने की सिर्फ 3 कंडीशन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3 कंडीशन। हर किसी को नहीं बुलाते हैं, हालांकि इसमें यहाँ लिख दिया है और लिखा हुआ इसमें इफ ही गिव्स is unwillingness on the subsequent date after the selection has been commenced, additional person will not be called to compensate for them। मतलब अगर एडवांस में देता है एग्जाम से पहले तो हम उसके उतने लोगों को बुला लेंगे, लेकिन अगर मान लिया एग्जाम खत्म हो गया सिलेक्शन, उसके बाद एनुअलाइज देता है तो फिर एडिशनल आदमी को नहीं बुलाएंगे, उसको क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए। कंपनसेट मतलब उसको क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए एडिशनल को नहीं बुलाएंगे, ठीक है। अब डी पे चलते हैं अपन। In respect of general selection post, that is those outside the normal general promotion which are filled from the staff of different department categories, all eligible voluntary employees irrespective department in which they may be working should be called for consideration of selection without restricting the number of 3 into 4। मतलब जो जनरल सिलेक्शन होता है, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक नॉर्मल सिलेक्शन होता है, एक जनरल सिलेक्शन होता है। नॉर्मल सिलेक्शन जो होता है वो बोलते हैं उसको एवीसी वाला सिलेक्शन। आपकी एवीसी में जैसे ओएस है तो ओएस में नीचे सीनियर क्लर्क आएगा, जहां सिर्फ सीनियर क्लर्क आएगा उसको बोलते हैं ओएस, वो बोलते हैं नॉर्मल सिलेक्शन आपका। तो जनरल सिलेक्शन में आप अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कैटेगरी को एजुकेशन के हिसाब से या लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से जो एलिजिबल करते हैं उसको बोलता है जनरल सिलेक्शन। वहां हम 3:1 का फॉर्मूला नहीं बुलाएंगे, वहां जितने भी लोग अप्लाई करना चाहे, जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर है आपका आता है और कई तरह के आते हैं जिसमें ओपनली सब लोग अप्लाई करते हैं। तो जैसे एपीओ है, एपीओ जनरल सिलेक्शन, हालांकि वो गजेटेड में आता है। तो जहां नंबर ऑफ अप्लाई करते हैं, जैसे लास्ट स्टैंड है, लास्ट 10 के लिए कोई भी अप्लाई कर, उसके लिए क्या करना चाहिए, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। तो सीएलए के लिए तो जिसके पास एलएलबी की डिग्री हो, मिनिमम फिजिकल सर्विस है, तो वो अप्लाई करेगा। ऐसे वेलफेयर इंस्पेक्टर है, तो ऐसे ऐसे के लिए इसको बोलते हैं जनरल सिलेक्शन, ठीक है। इसने लिखा है जनरल मैनेजर को आइडेंटिफाई बताना चाहिए, इंस्ट्रक्शन इशू करना चाहिए कि आइडेंटिफाई करे कौन कौन से जनरल। अब आ गया सिलेक्शन प्रोसीजर। मेरे ख्याल से अब 3 बजने वाली, अब यहाँ बंद करें, आज कल देखेंगे फिर 7.2, ठीक है। ठीक है सर।